हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में भारत के वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं धनंजय कुमार जी। ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। नागरिक नागरिक के बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। नागरिक महाराष्ट्र है, नागरिक राजस्थान है, इस तरीके से अलग अलग है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। और धनंजय जी को आप में से बहुत सारे लोग धनंजय जी से मुखातिब होंगे। धनंजय जी से आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव के ऊपर में। धनंजय जी पिछले महीने कम से कम 10 से 12 दिन बिहार में रहे थे और बिहार का इन्होंने बहुत ही बारीकी से जो है वो मुआयना किया है। आज ये हमारे दर्शकों के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके का माहौल जो है वो अभी बिहार में व्याप्त है। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अनप्लग बाय राजीव पे। सर, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि 20 साल के बाद किसी भी तरीके का आपको वहां पे ऐसा माहौल दिख रहा है कि परिवर्तन की लहर जो है वो बिहार चाह रहा है। बिहार सत्ता में जो 20 साल से नीतीश कुमार और भाजपा का जो शासन रहा है, बारिंग छोटा समय जो 2 बार हुआ, आरजेडी और नीतीश जी एक बार आए और फिर से 2020 के बाद में आए, तो वो अगर समय निकाल दें, वो कालखंड निकाल दें, तो काफी लंबा समय नीतीश जी ने बिहार पे शासन किया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन की बयार जो है वो इस बार बिहार में बह रही है? देखिए, परिवर्तन तो लोग चाहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई, उसकी बड़ी वजह ये है। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ जो एक माहौल बनता है, गुस्से का माहौल किसी नेता के प्रति, जो सत्ता है उसके प्रति, वो गुस्सा मुझे वहां दिखाई नहीं पड़ा। और एक ये कहें कि गुस्सा अगर है तो इस बात को लेकर के है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, उस बर्ताव से लोग आहत है, परेशान है। और ऐसा लग रहा है वहाँ की बीजेपी कब्जा कर लेना चाहती है। नीतीश कुमार ने जिस तरह का माहौल बनाया है या जिस तरह से शासन किया है, नीतीश कुमार का शासन क्या माना जाता है बिहार में कि दंगा नहीं होने दिया, हिंदू मुसलमान नहीं चलने दिया। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है वो राजनीति नहीं चलने दी। नीतीश कुमार की यही यूएसपी है। और सभी जातियों को साथ लेकर के चले, कोई जाति विवाद नहीं, कोई जातिवाद उस तरह से नहीं। ये नीतीश कुमार की यूएसपी है। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम नहीं हुए, ये भी सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो ये है कि नीतीश जी की उम्र हो गई है और नीतीश जी को अब सत्ता किसी को सौंप देनी चाहिए। ये नीतीश जी के खिलाफ है, एक तरह से समझिए। अब तेजस्वी नीतीश जी नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल है कि नीतीश नहीं तो कौन। क्या बीजेपी, क्या तेजस्वी? बीजेपी के समर्थन में लोग नहीं है। बीजेपी के समर्थन में वही लोग हैं जो सवर्ण क्लास के लोग हैं, जो सवर्णवादी सोच के लोग हैं। बाकी बीजेपी के साथ लोग खड़े नहीं है वहां पे। वहाँ बिहार में गरीबी है, आप जानते हैं बिहार में गरीबी है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बिहार में हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसके लिए किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है और इसके लिए किसी एक आम आदमी को श्रेय भी नहीं दिया जा सकता है। बिहार में जो बिहार, आप अगर बिहार से तो आप वाकिफ है, आप जानते हैं बिहार को कि बिहार में है क्या। झारखंड हट जाने के बाद बिहार में सिर्फ जो है दो तरह की जमीन। एक जमीन है जो बाढ़ में डूब जाती है, जो उत्तर बिहार है, और एक जमीन है जो उपजाऊ फर्टाइल लैंड, यानी एग्रीकल्चरल स्टेट है बिहार। बिहार में आप ये भी आपको पता है कि जंगल वहां नहीं है, वहां वन बहुत 1% वन भी नहीं है। बिहार में सारी जमीनें जो है वो या तो उपजाऊ जमीन है या बाढ़ वाली जमीन है। बाढ़ के लिए हम लोग बचपन में भी पढ़ते रहे कि बिहार में कोसी जो है अभिशाप है, कोसी नदी को अभिशाप कहा गया। और किसी सरकार ने, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की बात है नहीं, चूंकि नेपाल से आपको डील करना है, तो नेपाल से आपको डील करना है। आपको पता ही है, सब आपके दर्शकों को भी पता होगा कि जो पानी आता है वो नेपाल से पानी आता है बिहार में, कोसी नदी में जब उतरता है, जब वहां से डैम से पानी छोड़ा जाता है तो, और पानी वो भी धीरे धीरे छोड़ा जाता है ताकि बहुत ज्यादा बर्बादी ना हो। तो अब भारत सरकार को ये काम करना है नेपाल सरकार से मिलकर के कि उस पानी का डाइवर्जन कैसे किया जाए, पानी को कैसे बांटा जाए अलग अलग हिस्सों में। जैसे गंगा नदी को कई भाग में बांट दिया गया पनबिजली के लिए या सिंचाई के लिए, नर्मदा नदी को वहां ले गए। बिहार में ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया।
जो किया जाना चाहिए था कि आप वहाँ के पानी को अगर डाइवर्ट कर दीजिए, समझिए एक नदी बहती है, उसकी जगह 4 नदी निकाल दीजिए, तो पानी शायद डाइवर्ट हो जाए, पानी का बेहतर इस्तेमाल हो और बाढ़ ना आए, बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। अब एक ये भी है कि आप जानते हैं कि बिहार में पानी खूब है, बिहार में पानी की कमी नहीं है, पानी का संकट किसी इलाके में बिहार में नहीं। तो बिहार में उपजाऊ ज़मीन है, बिहार में पानी है, बिहार का मौसम भी तमाम फसलों के लिए है। बिहार में ऐसा मौसम है, खाली एक समुद्री है तो उसमें भी कहा जाता है कि जो सीमांचल इलाके हैं, जो पूर्णिया है, किशनगंज है, वो सब जो इलाका है, उसमें नारियल वगैरह की खेती भी होती है, जो समुद्री एटमॉस्फेयर में जो खेती होती है, वो वहाँ हो सकती है। लेकिन बिहार को एग्रीकल्चरल स्टेट के तौर पे क्या केंद्र सरकार ने देखा? क्या राज्य सरकार ने देखा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी वहाँ जाकर के कह रहे हैं हम इंडस्ट्री लगाएँगे, हमको मौका दीजिए इंडस्ट्री लगा देंगे। 20 साल में बिहार में क्या इंडस्ट्री लगी? पिछले 11 साल से बिहार में क्या इंडस्ट्री लगी? और छोड़ दीजिए बिहार, गुजरात में क्या इंडस्ट्री लगी? आप तो इकोनॉमिक्स वाले ज़ोन के आदमी हैं, आप उस सबको समझते हैं। देश में क्या इंडस्ट्री लगी और क्या इंडस्ट्री का वही स्वरूप है, जो स्वरूप जो है 60s के दशक में आप याद कीजिए कि मुंबई में कितना बड़ा मिल जो है मिल होते थे, मिल में हड़ताल हुई, मिलें बंद हो गई, लेबर और वो तमाम क्या अब वैसी स्थिति देश में कहीं है? तो ये सारे सवाल हैं। बिहार में मुझे जो लगता है कि जिसकी ज़रूरत थी, एजुकेशनल हब बनाए जाने की ज़रूरत थी। चूँकि बिहार के लड़के पढ़ते हैं या और क्या करते हैं? पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं। वो इंडस्ट्री वहाँ है नहीं कि वहाँ ये करेंगे। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं और एग्रीकल्चर है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लघु कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसकी बड़ी जगह थी वहाँ पे। चूँकि वहाँ आबादी है प्रति किलोमीटर जो आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है उस मामले में, घनत्व तो बड़ा ज़्यादा है, डेंसिटी आबादी की बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आवश्यक था कि छोटे-छोटे स्वरूप में लघु कुटीर उद्योग लगाते आप, वहाँ अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते, उसको असेंबल कहीं किया जाता, कहीं कुछ किया जाता और वो बनते। या दूसरा था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ लगाए जाते चूँकि एग्रीकल्चरल लैंड है। बिहार के किसान जो है बड़े मेहनती हैं, ये भी पता है आपको, मज़दूर मेहनती हैं। पंजाब आज जो आबाद है, उसमें बिहार का बड़ा योगदान माना जाता है कि बिहारी लेबर जो है पंजाब की खेती कर रहा है। लेकिन बिहार में जो किसान थे, मैं अपने गाँव को अगर याद करता हूँ तो 60s 70s के बाद जब हरित क्रांति हुई 60s के दौर में लास्ट में, तो बिहार को उसका फ़ायदा मिला, लेकिन तब तक वो सपना टूट गया था कि हम एग्रीकल्चर से डेवलप करेंगे। पहले बिहार के लोग पलायन नहीं करते थे, जॉइंट फैमिली थी और वहीं रहना पसंद करते थे। धनंजय जी का कनेक्शन टूट गया है। हेमंत कुमार हाँ, हाँ, धनंजय जी सही आपका है बात? कनेक्शन टूट गया। हाँ, अब बोलिए। हाँ हाँ, जी। वो टूटेगा। तो बिहार में जो किसान थे, किसान पे जो आश्रित समाज था हमारा, उस तरीके का समाज हमने देखा। चाहे बढ़ई हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे पासी हो, चाहे कोई भी जात का व्यक्ति, किसान पे आश्रित था। खेती होती थी और उससे जुड़े हुए लोग थे। लेकिन जब खेत छोड़ करके हटने लगे 70s के दशक में मुझे याद है, सबने अपने-अपने बच्चों को किसानों ने कहा कि बेटा खेती से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई कीजिए, नौकरी कीजिए। तो जो किसान थे, जो संपन्न लोग थे, ज़्यादातर पढ़ाई करके बाहर निकल गए। अब जो लेबर है, ज़ाहिर है उनको बाहर निकलना था, वो भी बाहर निकल गए। तो बिहार को अगर आप एक सफल स्टेट, एक बढ़िया स्टेट, तरक्की पसंद स्टेट बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको लगाइए। हमने कई बार कहा कि ब्लॉक लेवल पे आप लगाइए और उस हिसाब से आप मार्केटिंग करिए। सरकार फंड लगाए, सरकार मार्केटिंग करे और उसको किसानों को, मज़दूरों को उसमें इन्वॉल्व करे। बिहार में ढेर सारी ज़मीन है, जो गैर मजरूआ ज़मीन कहलाती है। आप बिहार जाते हैं तो देखते होंगे कि 50 एकड़ का एक खंधा है, उसको चारों तरफ से मोटे अलंग से घेरा हुआ है, बगल से पैन गुजरती है ना? तो ढेर सारी ज़मीन है। तो पैन जो है, पैन को गहरा करके आप मछली पालन का बड़ा बढ़िया बना सकते थे। लाइवलीहुड का भी बहुत बढ़िया काम वहाँ हो सकता था। वहाँ फ्लोरीकल्चर से लेकर के वो जो फ्रूट्स वगैरह का भी बड़ा बढ़िया वहाँ हो सकता था। तो मतलब एग्रीकल्चरल आपको बीच में याद होगा कि लीची से शराब बनाई जाएगी और क्या-क्या आया था। अभी मखाना की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं मोदी जी, मखाना विदेश भेजेंगे।
अरे काहे को गप करते हो भाई, मखाना आज से 40 साल पहले से विदेश जा रहा है। कोई आज मखाना को विदेश भेजोगे? वहां जा रहा है मखाना बिहार बाहर। लेकिन आप जो है मखाना पूरा बिहार तो उगाता नहीं है। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मखाना की खेती होती है, और वो बड़ा कठिन खेती, आसान खेती नहीं है। और उसके छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले होते जो वहाँ से। अब बताइए कि बिहार में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है नहीं, तो आप कैसे विदेश भेजोगे सामान? आप उसको बम्बई लाओगे या दिल्ली लाओगे या कलकत्ता ले जाओगे, वहां से भेजोगे। तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके पास नहीं है, तो आप जो ये सपना दिखा रहे हो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से फलाना और फलाना फलाना, वो झूठ है, वो गप है। बड़ी इंडस्ट्री के लिए वहां पे जमीन नहीं है। आप जमीन जब इस्तेमाल करेंगे तो खेती वाली जमीन है, वही जमीन बहुत कम हो गई। तो आपके लिए था कि एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास है, तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते और डिब्बा बंद जिसको कहते हैं, कि वो चाहे जूस हो, चाहे कोई सॉस हो, या और जो भी हो सकता था, ओट्स हो या कुछ भी बनाते। फिर दूसरा था कि बिहार में आप लघु कुटीर उद्योग लगाते, लोगों को वहीं रोजगार देते, छोटे-छोटे लेवल पे सेटअप करते। जैसे अभी समझिए जीविका दीदी का एक उदाहरण देता हूँ, कि बिहार में जीविका दीदी एक जो है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया। उसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है उसमें। अब उसमें महिलाओं के ग्रुप्स बनाए गए, सेल्फ हेल्प सहायता ग्रुप जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। 1 करोड़ 44 लाख, लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ी हुई है उससे। 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी, उसका एक नेटवर्क है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका शोषण बहुत जबरदस्त है। आप उनको जो है, आप कहते हो कि अपनी बचत जमा कीजिए, हम आपको लोन देंगे और आप कोई काम शुरू कीजिए। हालाँकि बेसिक लेवल पे अगर देखिए कि 50,000 रुपए तक जो है किसी महिला को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएँ हैं, उनको मिलता है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे 8% शायद इंटरेस्ट रेट है। और उसमें सब जब आप लोन जब रीपे कर देते हैं, तो आपको 3% जो इंटरेस्ट आपसे लिया गया है, वो आपको वापस कर दिया जाता है। यानी 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलता है। और उसके पीछे वजह बताई गई कि ये नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि इसमें है। और उसमें ये बताया गया कि ये जो है नीतीश कुमार क्यों इतने मजबूत है, उसकी जगह बता रहा हूँ। नीतीश कुमार, ये जो कहा गया कि ये जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, वो उनके पास निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि एट ए टाइम 50,000 रुपए लोन ले सकती है। तो उसके पति को, जो बेरोजगार लोग हैं, जो कुछ खेती करना है, कुछ घर बनाना है, बेटी की शादी है, या बेटे का एडमिशन कराना है, ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, इन खर्चों में वो महिलाएं वो पैसा लोन लेती हैं और खर्च करती हैं, टुकड़ों में ये करती हैं। तो उससे महिलाओं को एम्पावरमेंट हुआ, ये कहा गया। लेकिन जो उसमें जो ग्रुप जो बने, और उसके बाद जो उसका चेन है, एक सीईओ है, आईएएस ऑफिसर हैं, ढेर सारे वर्ल्ड बैंक के लोग इन्वॉल्व हैं, वो बड़ी लाल फीताशाही है, ये कहिए बड़ी जो है भ्रष्टाचार उसमें है। मतलब लोग, कुछ लोग मलाई खा रहे हैं और बाकी जो है गड़बड़ है। तो उसमें एक आया कि इनको एम्पावर करने के लिए उसमें एक सीएम्स होती है, सीएम, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर कहा जाता है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजर को भी 3,000 रुपए मिलता था। बताइए 3,000 रुपए में कोई महिला आपके लिए महीना भर काम कर रही है, इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? और वो 40 मीटिंग्स करनी होती है महीने में, 40 मिनट। तो नीतीश कुमार ने फिर कहा कि 10,000 रुपए देंगे हम प्रति मंथ। तेजस्वी ने कहा कि हम जो सीएम है उनको 30,000 देंगे और नौकरी देंगे। तो अभी जो मूल जो सवाल है बिहार में, वो सवाल है रोजगार, सवाल है, कहीं से हिंदू मुसलमान नहीं है। आप देख लीजिए घुसपैठिया, मोदी जी रोज घुसपैठिया बोल रहे हैं, आज नहीं, चुनाव के 2 महीना पहले से घुसपैठिया मुद्दा नहीं बना। सरकार नहीं बता पाई कितना घुसपैठिया है बिहार में। धनंजय जी, तो जो मैंने मुद्दा नहीं मूल सवाल जो पूछा था, मैंने जो मूल सवाल आपसे पूछा था कि क्या सत्ता परिवर्तन की वहां पे बयार बह रही है, जिसके जवाब में आपने कहा कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी इसलिए है कि नीतीश कुमार जी की एज जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो जरूरी है कि वो किसी और को जो है वो अपने बदले जो है वो या तो खुद चुने या पार्टी चुने। ठीक है, मुख्यमंत्री पद के लिए। पर हम ये देख रहे हैं कि उनके बेटे को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जिस तरीके से भाजपा के साथ में टिकट शेयरिंग का सर फुटअव्वल जो हुआ, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीतीश कुमार जी चाहते थे कि इलेक्शन लड़ें, और उनको इलेक्शन की टिकट जो है वो नसीब नहीं हुई। साथ ही अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हो कि अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई,
उसके ऊपर में भी वहां पे बहुत ज्यादा बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनाव सा आ गया है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई ये इलेक्शन के बाद इन दोनों के बीच में पटरी रहेगी कि नीतीश जी अलग रास्ते जाएंगे, बीजेपी अलग रास्ते जाएगा? आपको क्या समीकरण दिख रहा है? देखिए, इसमें दो बिंदु है। एक बिंदु है कि चुनाव होने के बाद तत्काल क्या होगा, एक बिंदु है। और एक बिंदु है कि चुनाव के बाद फाइनली जब नीतीश जी एकदम रिटायर हो जाएंगे तब क्या होगा। ये दो सवाल है इसमें नियत। पहला सवाल ये है कि देखिए, तनाव की जो बात है, वो तनाव आज नहीं शुरू हुआ है जेडीयू और बीजेपी के बीच। ये तनाव शुरू हुआ 2013 में, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय नेता बन के उभरे। आपको याद होगा कि 2013 में बीजेपी को बाहर कर दिया नीतीश कुमार ने। फिर जो है 2014 का इलेक्शन खुद लड़ा लोकसभा। फिर जो है 2015 का इलेक्शन जो है तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव जी के साथ लड़ा। फिर 2020 में क्या हुआ ये पता है कि 2020 में तेजस्वी को ये चिराग पासवान को इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को कमजोर किया बीजेपी ने। धोखे की राजनीति की बीजेपी ने। तो वो जो धोखे की राजनीति जो नींव पड़ी वहां, वो खत्म नहीं हुई, बल्कि वो गहरी हुई। और जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार, बिहार में कभी एनडीए सरकार नहीं कहा गया, बिहार में कहा गया नीतीश सरकार। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एनडीए सरकार, उनके छोटे मोटे नेता कह रहे हैं नीतीश जी के अलावा कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ये जो बीजेपी का चरित्र है, जो आरएसएस का चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड, डबल गेम, इधर भी हैं उधर भी हैं। वो कहेंगे देशभक्ति है, मैं देशभक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। दूसरी तरफ जो है देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत खड़ी करेंगे। ये कैसी देशभक्ति है। एक तरफ बोलते हैं वो कि जो है हम जो है हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू इतना बड़ा धर्म है हमारा, हिंदू धर्म है। दूसरी तरफ फिर वो करते हैं ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, वो दलितों को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, पिछड़ों को तो ये बेसिकली इनका डुअल चरित्र है। और डुअल चरित्र बिहार के लोग खूब बढ़िया पहचानते हैं। बिहार में 35 साल से पिछड़ों का शासन है। 35 साल में बहुत कुछ बदल गया है। आपको पता है कि बिहार जो है जातीय संघर्ष की भूमि रही है। बिहार में सामंतवाद बहुत गहरा रहा है। बिहार में ढेर सारी सेनाएं रही हैं, और सेनाएं खाली सवर्णों की सेनाएं नहीं रही, दलितों पिछड़ों की भी सेनाएं रही हैं। आप अगर याद कीजिए 90 से पहले का दशक, तो कितने नरसंहार हुए बिहार में। सवर्ण भी मारे गए, दलित भी मारे गए, पिछड़े भी मारे गए। और कितने, अब उसके बाद आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार का समाज है, वो कोई एक जाति का समाज नहीं। कोई एक जाति या कोई एक वर्ग चाहे लीड करे बिहार को, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप गौर करिए, बिहार में ढेर सारी पार्टियां हैं, वो चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो। 6-6, 7-7 पार्टियों को मिला करके, तो कुल मिला करके समझ लीजिए मोटे तौर पे 14 पार्टियां तो ये लोग खुद हैं, दो गठबंधन में। फिर जो है पीके हैं, फिर जो है बहुजन समाज पार्टी है, AIM है, और भी ढेर सारी पार्टियां हैं, ढेर सारे निर्दलीय हैं, बाहुबली हैं, आपको सब पता है। तो वो जो है, कोई अगर बीजेपी उस तरह से करना चाहती है तो पॉसिबल नहीं। दूसरी बात अनंत सिंह वाली बात, और अनंत सिंह वाला जो प्रसंग है, देखिए बिहार में तो आप जानते हैं कि अ, जब से नीतीश कुमार का आगमन हुआ है, तब से कहा गया कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया और अफसरशाही को मजबूत किया। अफसरों की जो पहले लालू जी के समय जो स्थिति थी, नीतीश जी के समय जो स्थिति थी, दोनों में बड़ा अंतर रहा। लेकिन ये जो अनंत सिंह है, अनंत सिंह या ऐसे कई भी बाहुबली, वो सारी पार्टियों में। अनंत सिंह को अरेस्ट इसलिए किया गया कि जो जंगल राज का जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव मोदी जी को गढ़ना है। नीतीश कुमार भी वही कह रहे हैं, जंगल राज लालू जी के शासन में। तो जंगल राज और राम राज्य में फर्क तो करना पड़ेगा आपको, कि राम राज्य में क्या होता है, जंगल राज में क्या होता है। तो राम राज्य में ये है कि भाई हत्या तो होगी, लेकिन हत्या करने के बाद हम पकड़ लेंगे अपराधी। जंगल राज में कहेंगे हत्या होगी और अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा। यही ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन बिहार के लिए जंगल राज, राम राज्य कोई सवाल ही नहीं। बिहार के लिए सिर्फ एक सवाल है, रोजगार कौन देगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था कौन मजबूत करे, और हमारा जो है हेल्थ व्यवस्था कैसे। आपको पता है कि मामूली पढ़ाई के लिए भी जाना पड़ता है दिल्ली लोगों, लड़कों को मामूली इलाज के लिए जाना पड़ता है दिल्ली लोगों को। अब कहा जा रहा है पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है एशिया का, पीएमसीएच का बहुत विस्तार कर दिया गया है। लेकिन खाली पीएमसीएच से तो नहीं चलेगा ना बिहार स्टेट। बिहार में गरीबी है, बीमारी है, कुपोषण है, शिक्षा है, इन सब से लड़ना है।
हिंदू मुसलमान करके या ब्राह्मण कुर्मी और यादव बहुत हो गया, अब लोग लड़ने को तैयार नहीं है राजीव भाई। तो अब अगर बीजेपी वो चाह रही है अपनी राजनीति करना कि हमको भेदभाव वाली राजनीति, बंटवारे वाली राजनीति, झगड़े वाली राजनीति बिहार में नहीं चल सकती। और बिहार नीति उसकी कोशिश है बीजेपी की कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया जाए, सवर्ण अच्छा, मुख्यमंत्री न ये बनाए जो जी और प्रशासन ये ठीक रहे, ये उसका इंटेंशन है। ये जो बात चल रही है कि जहां पर जेडीयू और आरजेडी का फाइट है, ठीक है, वहां तो ये दोनों आपस में जम के लड़ रही हैं क्योंकि यही दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। पर जहां पे ऐसा नजर आ रहा है कि एक तरफ पे आपका ये है, कांग्रेस है, दूसरी तरफ पे आपका बीजेपी है, तो वहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जेडीयू जो है वो अपनी ताकत खिसका रहा है कांग्रेस की तरफ। वैसे ही बोला जा रहा है कि भाई मतलब जहां जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना, लड़ रही है वहां कांग्रेस या आरजेडी के अगेंस्ट में, तो वहां पे सारी ताकत जो है खिसकाने का बाकी जो पार्टीज हैं वो एलजेपी की तरफ कर दे रही है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी और एलजेपी का एक समीकरण बन रहा है और इलेक्शन के बाद में एक समीकरण शायद जेडीयू और आरजेडी का बन सकता है कि ये दोनों हाथ मिला लें। आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये दोनों जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये किसी भी दम पे दो दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनको गहरा रास्ता जो है वो बिहार में ना बनाने दे, इस तरीके की कुछ कवायद चक्रव्यूह ऐसा कुछ गढ़ते हुए दोनों नजर आ रहे हैं जेडीयू और आरजेडी। राजीव भाई आपने पूरे बिहार की पॉलिटिक्स को इस सवाल में समेट दिया है। यही है बिहार की राजनीति कि दोनों क्षेत्रीय दल नहीं चाहते हैं कि नेशनल पार्टियां बिहार में जगह जमाए। उसकी क्या वजह है? नेशनल पार्टियों के पास सवर्णवाद है, दोनों के पास। दोनों सामाजिक न्याय, कांग्रेस सामाजिक न्याय कहती है, लेकिन सामाजिक न्याय कहाँ हो रहा है बिहार में? समझिए 59 सीटों पर लड़ रहे हैं तो 20 को सवर्णों को टिकट दे दिया उसने, पिछड़ों दलितों को बहुत कम नंबर दिया। ईबीसी के लिए ईबीसी ईबीसी किया, जो 36% है उसको कितनी सीटें थी? तो रिप्रेजेंटेशन जो है, नेताओं का जो चेहरा दिखता है, जिन नेताओं के चेहरे टीवी पे दिखते हैं, अखबारों में दिखते हैं, मंचों पर दिखते हैं, वो नेता को कितने नेता हैं जो उस समाज से आते हैं। लेकिन अगर आप गौर कीजिए, जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों को गौर कीजिएगा, तो दोनों में सबसे ज्यादा नंबर जो है वो पिछड़े दलितों का नंबर है, वो चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू। तो एक तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही जिसमें पिछड़ा राजनीति, दलित राजनीति जो है इकट्ठा है, उसको आप तोड़ करके सवर्णवाद की तरफ नहीं ले जा सकते। बीजेपी के बिहार में जगह नहीं जमा पाने की यही सबसे बड़ी वजह है। कांग्रेस के फिर से नहीं जमने की वजह यही वजह है, क्योंकि इनके नेता सब सवर्ण नहीं है। फिर देखिए कि बड़ी बड़ी कठिन लड़ाई लड़के यहाँ तक लोग पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि 60s के दशक में बिहार में जो है जगदेव बाबू का नाम बड़ा चर्चित था, बिहार का लेनिन कहा गया जगदेव बाबू। और वो नारा दिया था उन्होंने कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जिसमें सवर्ण स्त्रियों को भी शामिल किया था कि स्त्रियां चाहे किसी भी समाज की है, सारी स्त्रियां शोषित है, सवर्ण स्त्रियां भी शोषित है। आज भी देख लीजिए ना कि स्त्रियों को जो है सबसे ज्यादा धर्म कर्म में बिलीव स्त्रियां करती हैं, लेकिन मंदिर की पुजारी वो नहीं बन सकती। वो कहीं उनको जो है बाकी दूसरी जगह पे कहीं जगह उनको नहीं है। लेकिन संविधान की जब आती है तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकती है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, वो मुखिया बन सकती है, वो तमाम बन सकती है। लेकिन क्या धर्म के आधार पर कहीं उनको कोई जगह दी गई? कहीं नहीं दी गई। तो महिलाओं की ये जो चेतना है बिहार में, खास करके पिछले 20 वर्षों में और बढ़ी है। आप गौर कीजिए कि 5.5 लाख जो शिक्षक की बहाली हुई और दूसरे स्टाफ की बहाली हुई, उसमें 52% महिलाओं की बहाली हुई, 52% महिलाएं। और बिहार में अब ये बन गया, आप तो बिहार के जानते हैं कि बीवी नौकरी कर रही है, पति घर संभाल रहा है। और बड़ा कोई शिकायत की बात, हमारी बीवी टीचर है, हमारी पत्नी तो फलाना है, वो आंगनबाड़ी में कर रही है, वो सीएम है वो। आप ये गौर कीजिए। तो ये जो अच्छा, फिर क्या है, लोगों को, बेटियों को लोगों ने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करेगी 15,000 रुपया, 12वीं करेगी पास, 12वीं खाली पास करेगी 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास करेगी 75,000 रुपया, एमए करेगी 1 लाख रुपया, बीपीएससी प्रीलिम्स करेगी 50,000 रुपया। अब ये जो पैसे इतने दिए गए तो लड़कियों को लोगों ने बढ़ाया।
तो बिहार का पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है, पूरा फैमिली स्ट्रक्चर जो है, वो चेंज हो गया है। और जानते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, सबसे ज्यादा दलित पिछड़े लोग यहाँ पे हैं, और वो तमाम लोगों में ये अवेयरनेस आया है कि हमको मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा असल दुश्मन जो है बेरोजगारी है, हमारा असल दुश्मन हमारी गरीबी है। इसलिए बिहार के जो लेबर पलायन करके गए हैं, आप गौर कीजिएगा कि जो पलायन करके गए हैं पूरी फैमिली के साथ नहीं गए, वो अकेला गया और घर भेज रहा है पैसा, उसकी बीवी गांव में बच्चे को पढ़ाती है, वो बाप को कह रहा है कि पापा एक एक कट्ठा जमीन खरीद लीजिए और घर बनाइए, एक मंजिला 2 मंजिला घर बना रहा है। वो पैसा जो है वो ऐसा पंजाब में समझिए, पंजाब में लोग जाकर के बस रहे हैं पूरे परिवार के साथ, क्योंकि वहां घर दिया जा रहा है उसको इसलिए। लेकिन जो पंजाब नहीं जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उस एक कमरे में 5 लोग 6 लोग रहते हैं अपने गांव के, अपने इलाके के, वो अलग अलग जातियों के हैं, ऐसा नहीं कि एक जाति के हैं। उसमें ब्राह्मण भी रह रहा है, उसमें मुसहर भी रह रहा है, उसमें धोबी भी रह रहा है, उसमें कुर्मी भी रह रहा है, और वो सब, तो ये सोशल स्ट्रक्चर है बिहार का। अब उनको जरूरत है कि भैया काहे के लिए हम बाहर जा रहे हैं, 10,000 15,000 20,000 कमाने के लिए भी इनको बाहर जाना पड़ता, यही रोजगार हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो सबसे बड़ा इशू बिहार का ये है, और ये इशू बीजेपी सॉल्व नहीं कर सकती है, ये इशू नीतीश कुमार ने सॉल्व किया है जो भी किया है, और दूसरा जो है अब तेजस्वी है वो करेंगे। इसलिए आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार बनी। आपने बड़ी अच्छी और बात कही, उसमें एक और उदाहरण दे दो खाली, उसके बाद मैं रुकूं। अभी महुआ गए हुए थे कल नीतीश कुमार, महुआ विधानसभा सीट जो है, वहां पे लालू प्रसाद जी का जो बड़ा वाला बेटा है तेज प्रताप यादव, जिसको निकाल दिया गया पार्टी से, वो वहां चुनाव लड़ रहा है, और वहां चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट है एनडीए की तरफ से। लेकिन नीतीश कुमार वहां गए, भाषण नहीं किया, वो खाली माला पहना दिया और कहा कि जिताइएगा इनको, इतना कह करके चल दिए। नीतीश कुमार वो बोल सकते थे, लेकिन उसको उनको तेजस्वी के खिलाफ नहीं, तेज प्रताप के खिलाफ नहीं बोलना है। तो इससे समझ लीजिए कि वो दोनों अलग हैं या मिले। आज भले तेजस्वी कह रहे हैं कि चचा का जो है वो हो गया, चचा को हम अपने साथ नहीं लेंगे, लेकिन लालू प्रसाद का एक बयान याद रखिए, उन्होंने कहा कि जो है नीतीश कमजोर पड़ेगा तो हम काहे नहीं साथ देंगे। जब लालू प्रसाद कमजोर पड़े 2010 में, आप याद कीजिए, 2010 में 22 सीटें मात्र आई थी लालू प्रसाद यादव को, 22 सीटें, और 2015 में जब चुनाव हुआ तो 80 सीटें आई आरजेडी को। तो जब नीतीश कमजोर पड़ते हैं, बीजेपी धोखा देने लगती है, तो खड़े हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव। जब लालू प्रसाद कमजोर होते हैं तो खड़े हो जाते हैं नीतीश कुमार। आज जो है समझिए तेजस्वी के क्या चर्चा हो रही है कि तेजस्वी ने वादा किया था नौकरी देने का, 10 लाख नौकरी, देखिए 5.5 लाख नौकरी दिया कि नहीं दिया। तो जो 5.5 लाख नौकरी दिया, वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब पॉसिबल हो पाया। नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ा, तेजस्वी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, तब पॉसिबल हुआ। क्या तेजस्वी अगर बाहर रहते, विपक्ष में रहते, तो नौकरी दे पाते वो? तो ये राजनीति है लालू और नीतीश की राजनीति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट राजनीति है। और इसका संबंध फैमिली से केवल नहीं है, इसका संबंध बिहार स्टेट से है, वो पिछड़ावाद से है, वो लोहियावाद से है, वो समाजवाद से है, उससे जुड़ता है। जी मुझे ये बताइए, आपने सोशली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या इविल रूट कॉज है बिहार के पिछड़े रहने के, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई 20 साल 2 दशक का समय कम नहीं होता। यदि आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था या आपको एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, तो आपको जनता ने 20 साल दिए। क्या ऐसी वजह रही कि जिसके कारण जो है हमने ये तो देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिहार में बहुत काम हुआ है। मैं अभी भी अपने गांव जाता हूं, पहले कोइलवर पुल से गुजरने में मतलब घंटों घंटे लग जाते थे, अब बढ़िया सोन नदी के ऊपर में पुल बन गया है और आप 7 से 8 मिनट के अंदर में आप पटना डिस्ट्रिक्ट से आरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर जाते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम होते हुए मैंने देखा वहां हो रहा है, परंतु ऐसे क्या रीजंस हैं कि जहां पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट की काम हो, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने का काम हो, जैसे कि रोजगार हो गया, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इन एरियाज में जो है वो आके कहीं ना कहीं
ये सरकार जो एनडीए की या नीतीश जी की जो सरकार थी वो पिछड़ गई। क्या इसके पीछे ये कारण माना जाए कि जहां पे भी कमीशन कमाने की बारी आती है वहां पे ना केवल नीतीश की सरकार बल्कि हर राज्य की, हर केंद्र की सरकार जो है वो बहुत सक्रिय हो जाती है। क्योंकि अगर आप रोड बना रहे हो, डैम बना रहे हो, पुल बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, तो उसमें सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, हर बोरी पे 2 रुपए भी कमीशन लिया तो बहुत हो जाता है। पर यही यदि आप एजुकेशन अच्छा करने जाओ, अच्छे टीचर्स को लेके आओ, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो क्या कहीं करप्शन अभी भी एक रीजन है जिसके कारण जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या जो इंसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने वाले जो सूचकांक है जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन है, वहां कहीं बिहार पिछड़ा रह गया है? क्या क्या आप क्या कारण देखते हैं 20 साल में भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सुधारने में प्रॉपर काम नहीं कर पाए? देखिए, 2 चीज़ें देखते हैं इसमें। देखिए, एक तो हमारा देश कहाँ था? आज़ादी से पहले हम कहाँ थे? और आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद 66-67 तक हमारे देश में इतना अनाज नहीं होता था कि हम अपना पेट भर सकें। इतना अनाज हम नहीं उगाते थे। तो आज़ादी 47 में मिली और 67 में आकर के हमको अनाज के नाम पर, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने की स्थिति में पहुँचे। 67 में 47 साल, 20 साल का वक़्त लग गया हमको अनाज में आत्मनिर्भर होने। फिर आप देखिए कि उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, तो जब 90 के बाद खास करके 87, 86 या 80s के दशक से तो समझिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया और कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, चीजें बदलने लगी। वो जो एक एक नेहरूवियन सपना था कि हम मिक्स इकोनॉमी हम खड़ा करेंगे और उससे सब मिलकर के साथ चलेंगे, वो सब ब्रेक होता चला गया क्योंकि वर्ल्ड चेंज होता चला गया। हमारी ढेर सारी लड़ाई थी, उसमें पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट ये था, चीन भी था, प्लस हमारा समाज जो था, हमारा समाज केवल वर्ग क्लास वाला डिवीजन नहीं है हमारे समाज में, केवल वर्ग भेद नहीं है। हमारे यहाँ जाति भेद है, आर्थिक भेद है, जितनी दुनिया में जितने तरह के भेदभाव हो सकते हैं, तमाम भेदभाव हिंदुस्तान में हैं। अब उन तमाम भेदभावों को एक साथ लड़ना आसान काम नहीं है। और हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है हमारे पास। हमको जिस तरह से इस्तेमाल करना था उस आबादी, समझिए मैं इसमें कहता हूँ कि 90s के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब चीन ने तरक्की की, जो तरक्की चीन ने की, भारत ने क्यों नहीं की? एक बड़ा सवाल है ये, कि चीन जो है प्रोडक्शन हब हो गया, भारत जो है बाजार बन गया। क्यों ऐसा हुआ? एक तो यहाँ एक वजह है। फिर जो हम पैसे लाते हैं, जो लोन लेते हैं, जो हम जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमको वेलफेयर स्टेट पहले दिखाई पड़ता है, हमको सबको साथ लेकर के चलना है, सबको न्याय में शामिल करना है, सबको निर्णय में शामिल करना है, सबको डिसीजन में शामिल करना है। अब देखिए कि जो वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है, वो आप तो उसी फील्ड के आदमी हैं। वर्ल्ड बैंक पैसा किस के क्या कह के देता है? क्या वो देता है कि वेलफेयर चलाइए? वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। वो सड़कें बनाने के लिए पैसे देता है, वो पुल बनाने के लिए पैसा देता है, एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा देता है। वो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। तो जो पैसा जितना आ रहा है, मैक्सिमम पैसा वर्ल्ड बैंक का आपका है या एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है, वो पैसा देते ही इसी नाम पर है। अब जो मैं आपको बड़ा आपने सही बिंदु रखा है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें जो मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का पैसा है, मैं बताऊं उसमें, समझिए कि महिला जहां संघर्ष कर रही है, वहां से लेकर के जो सीईओ तक है, वो 5 लोगों का लेयर है। मतलब ब्लॉक वाइज, ब्लॉक में जो काम कर रहा है उसकी सैलरी 1 लाख के करीब, सारी सुख सुविधा है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, सीईओ की सैलरी 3.5-4 लाख के करीब है, सारी सुविधाएं हैं। अब देखिए कि जो महिलाएं हैं, जो काम कर रही हैं दिन रात, उसको 3,000 रुपया दे रहे हो। जो बैठा हुआ खाली सुपरवाइज करता है, उसको 1.5 लाख रुपया दे रहे हो। तो ये शोषण कहाँ है? फिर आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है, हम भारत एग्रीकल्चरल कंट्री था, भारत कृषि प्रधान देश था, हम लोगों ने यही पढ़ा। लेकिन पिछले 30-35 सालों से भारत धर्म प्रधान देश हो गया है। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फलाना धर्म, सारे धर्म। कोरोना आया तो किसी के भगवान, किसी के अल्लाह, किसी के गॉड काम नहीं आए। 50 लाख लोग मरे, कोई भगवान नहीं आके कहा कि अरे हम आओ मंदिर में हम जिंदा करते
पे। एक मस्जिद इस हिंदुस्तान शहर में नहीं हुई जिस मस्जिद ने कहा हो कि हमारे यहाँ लाओ कोरोना वाला पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक कर पाया। तो भी हम खुदा, अल्लाह, भगवान उनके पीछे पागल हुए पड़े। तो ये बिहार जो जितना ज़्यादा अशिक्षित स्टेट है, उतना ज़्यादा हाल है। और 30 साल में आरएसएस ने हिंदुस्तान को बहुत बुरी तरह बर्बाद किया है, इसको भी समझिए। फिर एक और बात आती है कि हमारे बिहार में आप आइए, तो जो मैंने कहा कि किसानों का पलायन हुआ, किसान जब हटे, तो किसान ही हट गया तो सब खत्म हो गया। अब आपके यहाँ बिजली नहीं थी, बिहार में बिजली नहीं थी। मैं बताता हूँ, बचपन की बात करता हूँ। मैं जब छोटा था, 1977 में हमारे गांव में, नालंदा जिला को उस समय कहा जाता था कि जो है नालंदा जिला बिहार में एक ऐसा जिला है जिसके गांव गांव में बिजली है। 1975, 76, 74, 77 की बात कर रहा हूँ। हर गांव में बिजली थी। लेकिन 1977 में हमारे गांव में बिजली गई। 1977 में गांव में बिजली गई। वो आई कब? 2015 के बाद। बिजली नहीं थी। बिजली तो बेसिक है ना। आज की जो सोसाइटी है उसके लिए जैसे जब हम जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, पत्थर से जब हथियार बनाए और पत्थर से चिंगारी निकली और हमने आग बनाई, आग में पका करके खाना हमने सीखा, आग को हमने सुरक्षा का हथियार बनाया, तो बड़ी क्रांति हुई। वैसे ही बिजली बहुत बड़ी क्रांति हुई वर्ल्ड में। लेकिन हमारे बिहार में बिजली आती है 2015 में। आपने जो कहा कोइलवर कोइलवर ब्रिज की बात की, तो हमारे यहाँ सड़कों की क्या हालत थी? लालू प्रसाद जी के समय सड़कों को क्या कहा जाता था? तो ये सारी जो चीजें हैं, तो इनको खड़ा करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है। और जिस तरह से 5% लोग तो बढ़ जा सकते हैं, वो बड़े बड़े, अब हिंदुस्तान में क्या हुआ पिछले 11 साल में? अडानी हो गए, अंबानी हो गए, 300 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। लेकिन आम आदमी की प्रॉपर्टी किधर बढ़ी? आम आदमी की गरीबी कितनी बढ़ गई? तो तो आपका पूरा आपकी वर्ल्ड वाइड जो आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जिसमें शोषण सबसे। अब आपके यहाँ शोषण, धर्म का शोषण, आपके यहाँ शोषण, इकोनॉमिक शोषण, आपके यहाँ सोशल शोषण, कितने तरीके के शोषण है, उससे निकालना आदमी को कितना कठिन काम है। अब देख लीजिए कि अनंत सिंह 50 गाड़ी लेके चलते हैं और चुनाव आयोग चुप रहता है। इलेक्शन के समय तो चुनाव आयोग को एक्ट करना है ना। तो जब 50 गाड़ी का परमिशन लिया था, तो चुनाव आयोग का जो सर्वेक्षक होता है, पर्यवेक्षक जिसको कहते हैं, हर हर विधानसभा सीट में उसको जाना है। कैमरा से बाकायदा शूटिंग होती है जब भाषण हो रहा होता है। तो जब 50 गाड़ी लेकर के निकले थे अनंत सिंह, तो उनको दिखा नहीं। तो बिहार बहुत बदला है, नहीं बदला ऐसा नहीं कर सकते। बिहार बहुत बदला है। अब वहाँ गोली नहीं चलती, वहाँ रोजगार की बात हो रही है, वहाँ शिक्षा की बात हो रही है, वहाँ और दूसरी बातें हो रही है। तो आपकी बात का सारांश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में इसलिए इतना हुआ क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं वो बेसिकली मल्टीलैटरल, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एजेंसीज से आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ। और ये किसी भी तरीके से ह्यूमन इंडेक्स के डेवलपमेंट के लिए जो है उसके लिए नहीं दिया जा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, बल्कि ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। पर बिहार में सामाजिक लेवल पे भी थोड़े परिवर्तन हुए हैं। महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी है। महिलाओं के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस किया गया, उनकी शिक्षा के ऊपर में। और हम देख रहे हैं कि राजीव भाई, महिलाएं राजीव रोजगार। भाई, राजीव भाई, इसमें देखिए जो आपने महिलाओं का जिक्र किया बहुत अच्छा। ह्यूमन इंडेक्स की जब बात करते हैं, तो क्या महिलाओं का उठना, महिलाओं का उत्थान, क्या ह्यूमन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट नहीं माना जाएगा? और बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल नीतीश बिल्कुल। कुमार ने जिस तरह से चलाए, 10वीं क्लास से पढ़ने से लेकर के एमए तक की पढ़ाई का, अब पढ़ने के बाद रोजगार में 35% आरक्षण, नौकरियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो है। लेकिन हम इतनी गहराई में, इतने नीचे धंसे हुए हैं कि हमको उठने में वक्त लगेगा। जी। एक लास्ट सवाल आपसे, आप क्या स्कोर देख रहे हैं? फाइनल स्कोर 14 तारीख को किस तरीके का स्कोर आ सकता है? देखिए बड़ा नेक टू नेक फाइट है। नहीं कोई कह सकता कि 160 सीट आ रही है एनडीए को, या 150 सीट आ रही है आरजेडी, मतलब महागठबंधन को। पिछली बार भी याद कीजिए 2020 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में कई लोगों ने कहा कि हम लीड ले रहे हैं एनडीए वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या। हमने उस समय भी कहा था कि नेक टू नेक फाइट है, 5-10 सीट का अंतर रहेगा। आप याद कीजिए, वही 5-10 सीट का अंतर है। फिर ये है, अभी भी यही है। देखिए अभी जो स्थिति थी, जो बीच में
कांग्रेस ने जो गड़बड़ी की, जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, राहुल गांधी उधर चले गए, खूब इधर सुधर होता रहा, एनडीए ने अपना अनाउंस कर दिया, हम इतने सीटों पर लड़ रहे हैं, ये आज भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। उसने बड़ा डैमेज किया है महागठबंधन को। नहीं तो महागठबंधन की तरफ बयार थी, परिवर्तन बयार थी, महागठबंधन श्योर निकाल देता। मतलब मैं कहता कि महागठबंधन आगे है, लेकिन वो जो बीच में गैप हुआ, बड़ा गैप, राहुल गांधी और तेजस्वी, तेजस्वी गए दिल्ली, राहुल गांधी मिले नहीं, कैसे गठबंधन चलाओगे? आप कुछ सीट ही नहीं तय कर पाए, कौन कहाँ लड़ रहा है। और अब जो है स्थिति है बिहार में कि अकेले समझिए एक तरह से तेजस्वी यादव के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में, बाकी सब उनकी पीठ पे लटके हुए हैं, बोझ बने हुए हैं। बिहार में जो एनडीए का चुनाव है उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दो इंजन चल रहा है, यहाँ एक इंजन चल रहा है। तो फिर भी बदलाव चूंकि चाहिए बिहार को, इसलिए नेक टू नेक फाइट है। अगर बदलाव नहीं चाहिए होता तो फिर तो श्योर था कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, आपने बहुत सारी बिहार के बारे में विस्तृत रूप से बातें बताई, सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, राजनीतिक स्तर पे, अलग अलग आयाम को जो है आपने छुआ। हम आपको समय समय पे जो है, जब तक 14 तारीख रिजल्ट नहीं आता है, आपको परेशान करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू द ऑडियंस ऑफ करंट अनप्लग बाय राजीव। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। Thanks a lot. Bye. धन्यवाद।